Hello and welcome to Amjad Academy. I am here to present to you the 11th Physics chapter 1 Units and Measurements. और वो इस चैप्टर का ये जो लेक्चर रहेगा ये आखिरी लेक्चर रहेगा, यहाँ से हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है। आज जो पॉइंट मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, हम जब भी मेजरमेंट करते हैं तो हमने अभी देखा पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर देखा, तो एस्टिमेशन ऑफ एरर में हमने ये देखा कि एरर होंगे और एरर कितने % होंगे वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन एरर्स को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जैसे सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर होती हैं। सिस्टमैटिक एरर को अगर आपको कम से कम करना है तो आपने सही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, सही एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ करना और पर्सन ने केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, तो हमारे ये जो एरर्स है ये एरर्स नहीं होंगे। फिर रहा सवाल रैंडम एरर्स का, तो ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाना चाहिए कि सारी चीज़ें स्टेबल रहे, स्टेबल वोल्टेज रहे, स्टेबल टेम्परेचर रहे, तो हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं एरर्स को। तो यानी कि एरर्स मिनिमाइज़ करना का मतलब होता है एक्यूरेसी बढ़ाना, यानी हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ाना। तो एक्यूरेसी से ताल्लुक़ रखने वाला जो टर्म है, जो पॉइंट में लेकर आया हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका ताल्लुक़ है एक्यूरेसी से। आप चाहेंगे कि आपके मेजरमेंट में एरर्स कम से कम रहे, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा कैसी रखी जा सकती है? अब आप एक स्केल लेंगे। मैं मेरे कलीग हमारे अवैध सर से बोलूँगा कि मुझे एक छोटी स्केल बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर आप जो स्केल इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे देखिए ये स्केल है। आप इस स्केल में देखेंगे, हो सकता है आपको दिख रहा होगा, मेरे कलीग अगर देख सके कि मैं स्केल बता रहा हूं तो शायद वीडियो में दिख रहा होगा ये स्केल। तो इस स्केल में आप देखेंगे यहाँ 0 से लेके 1 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। 0 से लेके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 0 से लेके 1 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे 0 से लेके 1 के बीच में 10 लाइंस है, यानी आपने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फिर एक पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी? एक पार्ट की वैल्यू रहेगी 1 सेंटीमीटर के आपने 10 टुकड़े किए, 1 सेंटीमीटर के आपने 10 टुकड़े किए आपके स्केल में। तो इसका डिवीजन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो छोटे से छोटा मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल। The smallest, it is the smallest possible measurement, smallest possible measurement that can be done। जो छोटे से छोटा मेजरमेंट हम कर सकते हैं उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो हमने जो स्केल ली, अभी मैंने आपको स्केल बताया, 1 सेंटीमीटर में आपने देखे कि 10 टुकड़े थे, तो एक पार्ट की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर के आपने 10 टुकड़े किए। तो इसलिए आपको इसका अगर आप डिवीजन करें 1/10 तो वो आता 0.1 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारे लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। तो लीस्ट काउंट को मैं लिख रहा LC, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल। हमने जो स्केल यूज करे ये लेंथ वाली स्केल, तो क्या हुआ उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। तो इससे ये पता चला
कि आप जितना कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे उतना आपके मेजरमेंट की एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये जो स्केल है, इस स्केल में अगर आपने देखा, इस स्केल में 0 से 1 सेंटीमीटर में 10 लाइंस है। अगर 0 to 1 सेंटीमीटर में 100 लाइंस होते यानी 1 सेंटीमीटर के आप 100 टुकड़े करते। ये 0 से 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन के बजाय अगर 100 लाइन होते, ये 0 और ये 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में 10 लाइंस है। तो यहां पर ये 10 लाइंस है, देख पा रहे आप, ये 10 लाइंस है। तो अगर मैंने इसमें 0 से लेके 1 सेंटीमीटर तक अगर मैंने 100 लाइंस कर दिया, 100 लाइंस कर दिया, 100 लाइंस, तो फिर ये 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो रहे? 1 सेंटीमीटर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट और छोटा हो जाएगा। तो जितना ये लीस्ट काउंट छोटा रहेगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी और उतनी एरर कम रहेगी। ये आप कंसेप्ट समझ लीजिए। एक तरफ है एरर, और एरर मिनिमाइज करके हम क्या बढ़ा रहे? हम बढ़ा रहे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक ऐसा तरीका है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे, आप कम से कम छोटे से छोटा लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास 2 चॉइसेस है, एक है स्केल और एक दूसरी स्केल, स्केल 1 सपोज, ये स्केल 1 और एक लीस्ट काउंट ऑफ स्केल 2, तो स्केल 1 का लीस्ट काउंट हमने निकाले 0.1 सेंटीमीटर आया। एक और नई स्केल हमने इजाद की, समझो, इमेजिन करो, जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर में 100 लाइंस देखे, तो तब उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो आप कौन सा चॉइस करेंगे? स्केल 1 चॉइस करेंगे कि स्केल 2 चॉइस करेंगे? आप डेफिनेटली स्केल 2 चॉइस करेंगे, क्योंकि इससे एरर कम होंगी। मैं नीचे की एरो बता रहा कि एरर कम होंगी। तो एरर कम होने से क्या बढ़ेंगी? एरर कम होने से एक्यूरेसी बढ़ेगी। देखिए, गेहूं तोलने के लिए और सोना तोलने के लिए अलग अलग तराजू लगेंगे। वहां पर आप बोलेंगे कि एरर बहुत बहुत कम होना और एक्यूरेसी बहुत बहुत ज्यादा होना, उल्टा मामला है। तो आप देखेंगे गेहूं जिससे आप नाप रहे हैं उसका तराजू और सोनार के पास जो तराजू है वो दोनों का लीस्ट काउंट अलग अलग है। 2-4 गेहूं ज़्यादा भी आ सकते हैं या 8-10 गेहूं ज़्यादा भी आ सकते हैं, तो तराजू में वो उतने डिटेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम सोने में देखें तो सोना जो है गोल्ड, उसका थोड़ा भी इधर उधर मटेरियल कम ज़्यादा हो गया तो उस पर कीमत पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा लीस्ट काउंट का तराजू सोनार इस्तेमाल करेगा। तो किराना दुकान वाले के पास का लीस्ट काउंट का तराजू और सुनार की दुकान के वाला तराजू जो है, उन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का रहेगा? तो लीस्ट काउंट का फ़र्क रहेगा। दोनों में लीस्ट काउंट अलग अलग रहेगा। लीस्ट काउंट कम मतलब एरर कम, और मतलब एरर एक्यूरेसी ज़्यादा। तो अब सवाल ये उठता है, हमने मेजरमेंट किया, हम एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कम से कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं और हम जो है तो एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं। हमने मेजरमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की, किसी रॉड की आपने लेंथ गिनी आपने 3 बार गिनी आपने, 1 बार नहीं गिनी, 3 बार गिनी, और आपको अलग अलग वैल्यूज मिल गए। फॉर एग्जाम्पल पहली रीडिंग 15.4, दूसरी रीडिंग 15.3 और तीसरी रीडिंग भी 15.4। फॉर एग्जाम्पल ये 3 अलग अलग रीडिंग्स मिले। आपने एक रॉड की लेंथ गिनी, ये एक स्टूडेंट ए ने गिना, स्टूडेंट बी ने गिना, स्टूडेंट सी ने गिना, ये अलग अलग रीडिंग्स हैं। या एक ही पर्सन ने गिना तो उसको ऐसे 3 अलग अलग वैल्यूज मिल गए। तो ऑफ कोर्स हम इनको A1 A2 ऐसा नाम देते हैं। हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर में देखा। फिर हम एरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ए मीन।
तो ए मीन निकालते हैं, इन सब की एडिशन करके 3 रीडिंग है, 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 + 3 7, 7 + 4 11, कैरी 1, 5 × 15 16, 6 कैरी 1, 1 2 3 4, 46.1 अपॉन 3 लेंगे। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 46.1 मतलब इन तीनों को ऐड किया तो ये 46.1 आया। अब अगर ऐड करते हैं तो 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 बचेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और 2 बचेगा, 20, 3 × 6 = 18। तो 15.36 सेंटीमीटर वैल्यू हमको मिली। ये सब भी वैल्यू सेंटीमीटर में है, 15.4 सेंटीमीटर, 15.3 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर, ये वैल्यूज हमको मिले हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मालूम है हमको कि ये अरिथमेटिक मीन है, और मैंने बोला था आपको इसी को कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, प्रोबेबल वैल्यू। अब अगर हमने मेजरमेंट कर लिया तो इस मेजरमेंट में यह होता है कि 15 जो नंबर है, 15 जो वैल्यू है, ये श्योर है, ये वैल्यू श्योर है। यू आर डैम श्योर अबाउट दिस। ये आपको मालूम है कि ये फिक्स्ड है, ये सही है, एक्यूरेट है। फिर उसके बाद ये जो पहला जो डिजिट है ये सही गलत में है, और ये दूसरा डिजिट ये भी थोड़ा सही गलत हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। पहला डिजिट कम ज्यादा हो सकता है, ये दूसरा डिजिट कम ज्यादा हो सकता है। बट यू नो दैट यू आर श्योर अबाउट दिस, यू आर श्योर अबाउट दिस, एंड अबाउट दिस 2 डिजिट्स यू आर नॉट श्योर, नॉट श्योर। So that means regarding 15, the first 2 digits you are sure and remaining 2 digits you are not sure. अब मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो इसमें द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट, द फर्स्ट अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन। डेफिनेशन है ये सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन बोल रहा हूं। द नंबर ऑफ डिजिट्स आंकड़े, डिजिट्स विच आर सर्टन एंड प्लस 1 डिजिट which is first with plus 1 digit which is not certain, plus 1 digit which is not certain is called significant figures. सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब ये जो मेजरमेंट आपने किया इसमें आप 15 के बारे में सर्टन है, श्योर है 15, तो ये 2 डिजिट गिन लीजिए, तो 1 और 1 2, प्लस द फर्स्ट डिजिट अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, यानी कि ये डिजिट ये आपको ड्रॉप कर देना पड़ेगा, आपको ड्रॉप कर देना पड़ेगा और इसको 15.3 रखना पड़ेगा। और ये जो 3 रहेगा ये रहेगा फर्स्ट अनसर्टन डिजिट, तो 2 + 1 3, तो ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। इस मेजरमेंट का 15.3 का सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 3। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे एग्जैक्ट तरीका कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। ये मैंने इसका कंसेप्ट समझा दिया आपको, इसके पीछे का क्या मकसद है ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम सीधे सीधे कुछ नंबर्स लेंगे, नंबर्स
या वैल्यूज लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स, सर्टन यानी कि जिसके बारे में आप श्योर है, सर्टन डिजिट जिसके बारे में आप इत्मीनान से है कि वो है, और फिर हमको एक अनसिग्निफिकेंट डिजिट लेना पड़ेगा, वन अनसर्टन डिजिट लेना पड़ेगा, प्लस वन अनसर्टन डिजिट, और फिर हमको जो नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर्स, इस तरह का ये टेबल हम देख रहे हैं। तो मैं आपको रूल यहां पर समझा देता हूं एग्जाम्पल के जरिए। आप एग्जाम्पल के जरिए इनको समझ लीजिए। समझो मेरे पास एक वैल्यू है, मान लीजिए एक वैल्यू है मेरे पास, और वो वैल्यू है 10108.4, या मैं लिख देता हूं यहां पर 2। अब हमको सर्टन डिजिट देखना है, तो सर्टन डिजिट कितने हैं? ये 3। नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स यानी फिक्स्ड, जिसके बारे में आप श्योर है, तो 1 2 3, ये 3। अनसर्टन डिजिट एक ही है, 1। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये दोनों की जमा कर लो, तो ना सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। तो 1 2 3 4, यानी कि आपको काउंटिंग करना है लेफ्ट से राइट। ये लेफ्ट है आपका, ये लेफ्ट, और ये आपका राइट। तो आपको लेफ्ट से राइट जाना है, और गिनती शुरू करना है डिजिट्स की। तो मैं यहां गिनती शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 4। तो पहले 3 वाले जो है तो वो सर्टन डिजिट है, प्लस 1 अनसर्टन डिजिट ये है आखिरी वाला, और इन दोनों की अगर जमा कर लिए तो 3 + 1 यानी कि 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। तो अब मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हुए ये कॉलम को मिटा देता हूं, ये कॉलम में न रखता हूं, और डायरेक्ट अब वैल्यू लेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर लेंगे। वैल्यूज ले लेंगे और डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करेंगे। तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं, कहां से गिनना है हमारे को, गिनती कहां से शुरू करना है। तो वैल्यूज, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। देखिए पहला रूल क्या है? काउंट द डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट, L, लेफ्ट टू राइट, R, राइट, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम नॉन जीरो नंबर से काउंटिंग शुरू करना है। जब काउंटिंग शुरू करेंगे तो 0 को छोड़ के वहां से काउंटिंग शुरू करना है। एक बार काउंटिंग शुरू कर दी तो फिर यू विल हैव टू काउंट जीरोज ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर था, मैंने आपको बोला था अभी 108.3। तब आप काउंटिंग शुरू करेंगे लेफ्ट से, तो ये 0 है क्या? पहला डिजिट 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर है यानी 1 है। अब यहां से आप काउंटिंग शुरू कर दो। काउंटिंग शुरू होने के बाद 0 आया भी तो उसको काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4 इंक्लूडिंग दिस 0। अगर ना वैल्यू है 108.30, अब आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको भी काउंट करना है आपको, इस 0 को भी काउंट करना है। एक बार आपने काउंटिंग शुरू कर दी तो सारे डिजिट्स की काउंटिंग आपको करना है। तो 1 2
3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 5। अब यही वैल्यू अगर हो जाए 0.01083 और यहां पर मैं लिख दूं, या फिर इतना ही लूं, अब देखिए ये जीरो काउंट करेंगे आप? नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि काउंटिंग कहां से शुरू करना है? नॉन जीरो नंबर, जीरो के छोड़ के, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा। अब यहां से आपने काउंटिंग शुरू कर दी 1। अब ऐसा आप समझेंगे कि 1 यहां पर, इसलिए मैं 1 बोल रहा हूं, इसको समझो, इधर ले लिया मैंने 4। अब यहां से आप काउंटिंग शुरू कीजिए 1 2 3, 1 2 3, काउंटिंग शुरू हो गई। तो अब बीच में कोई भी आ जाए, जीरो आए क्या जीरो ना आए, तो 1 2 3, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। अब अगर नंबर है मेरे पास सपोज 0.001000, अब काउंट कीजिए, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। इसको वापस से मैं 5 लेता हूं। अब काउंटिंग यहां से शुरू हो जाएंगी, काउंटिंग अब आखिर तक जाएंगी 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। अब नंबर अगर है मान लीजिए 9.800, एक जीरो निकाल लेता हूं, 305, ये नंबर है। अब देखिए काउंटिंग कहां से शुरू होंगी? यहीं से 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 6। तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। तो उसका पहला रूल ये है। फिर एकदम काउंटिंग में, काउंटिंग शुरू होने के बाद यू हैव टू काउंट ऑल द जीरोस ऑल्सो, काउंट जीरोस ऑल्सो। अब वो कौन से जीरोस? कंडीशन अप्लाई। कौन से जीरोस? आफ्टर यू स्टार्ट द काउंटिंग, नॉन जीरो बात, नॉन जीरो नंबर से जो काउंटिंग शुरू की वो। ओके, इस तरह से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। अब जैसे नंबर है आपके पास 108 तो लिया था मैंने, 189, या फिर 18,000 ले लिया मैंने, 18,000। चलिए अब काउंटिंग शुरू कीजिए, ये काउंट होगा, मैं इसको 4 कर देता हूं। काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि हमको मेजरमेंट की एक्यूरेसी समझ में आती है, कौन से डिजिट्स श्योर है, सर्टन है, और कौन से डिजिट्स सर्टन नहीं हैं। तो डेसिमल के आगे पीछे के जीरो काउंट नहीं करना है। Do not count zeros which are before and after the decimal. And once you start the counting, count all the digits. So count the digits from left to right, from non-zero number including zeros also. कंफ्यूजन नहीं होना है, ये टेबल आपके सामने रखिए तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स डिटरमाइन करने का तरीका समझ में आ जाएगा। अब जो अगला पॉइंट है और जो आखिरी पॉइंट है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो फिजिक्स में हम बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे करते हैं कि जहां पर वैल्यूज बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसे हमारे अर्थ का मास, ये बहुत बड़ा मास है और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। उसी तरीके से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो ये 1 से बहुत 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 छोटी है। तो इस वजह से हम इसको पूरी वैल्यू को एक साथ कई बार नहीं लिख सकते हैं, उसका हमको शॉर्टकट लेना पड़ता है। शॉर्टकट लेने से हमको सिर्फ उसके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की समझ आ जाती है, उसके पैमाने की समझ आ जाती है। तो अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड,
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन लिखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन ऐसा है, इफ ए वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज, ऐसी बताई गई है वैल्यू, कैसे फॉर्मेट में, एज a into 10 raised to n, such that a जो है ये 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 0.5 से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, दिस 0.5 इज विजिबल टू यू। तो ये कंडीशन क्या है, जब आप कोई वैल्यू इस तरीके से इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं कि a की वैल्यू 0.5 से बड़ी या इक्वल है और 5 से छोटी है, तो इन दैट केस सच दैट a is greater than or equal to 0.5 but less than 5, then n is said to be order of magnitude. N is said to be the order of magnitude. Order of magnitude. ओके, ये इसका डेफिनेशन है। कंडीशन याद रखिए, ए की कंडीशन मैं यहां पर आपको दोबारा अलग से बता रहा हूं। जब हम किसी वैल्यू को अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, a into 10 raised to n, a की कंडीशन ये है, दो कंडीशन असल में a के बारे में, कि a की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, a की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, और a की वैल्यू 0.5 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, 0.5 से छोटी नहीं चलेगी। तो ये कंडीशन है, ये दो कंडीशंस आपको एक ही याद रखना है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल सपोज मेरे पास नंबर है, सपोज आई हैव अ नंबर 1085। अब मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर इस फॉर्मेट में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, a इंटू 10 रेज़ टू n के फॉर्मेट में नहीं है, तो मुझे इसको उस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आऊंगा मैं? तो अब देखिए, मुझे यहां पर डेसिमल ढूंढना पड़ेगा। डेसिमल कहां है? कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो डेसिमल आखिर में है। अगर इस पूरे नंबर में आपको डेसिमल कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वो सबसे आखिर में है, यहां पर है। अब क्या कीजिएगा, इस डेसिमल को ऐसा शिफ्ट कीजिए कि मिलने वाला नंबर इस कंडीशन में बैठे, a जो है 5 से छोटा होना, या फिर 0.5 से बड़ा या उसके इक्वल में होना। तो समझो इसको मैंने यहां रखा तो वो 100.5 हो जाएगा, तो वो इसमें नहीं बैठ रहा। इधर ला लिया मैंने तो 10.85 हो जाएगा, तो वो भी इसमें नहीं बैठ रहा। समझो यहां पर ला लिया मैंने, 1 के बाद ला लिया, तो कितने डिजिट से आगे बढ़ाया मैंने? 3 डिजिट से आगे बढ़ाया, तो 1.085 हो गया। क्या ये चलेगा? क्या ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ जाएगा। a जो है 5 से छोटा रहेगा और वो 0.5 से बड़ा रहेगा। तो मैं इसी नंबर को वैल्यू नहीं चेंज करते हुए कैसा लिखूंगा? 1.085। नंबर तो 1000 में था, आपने इसको 1.085 कर दिया, मतलब बहुत ही छोटा कर दिया। तो इसलिए इनटू 10 रेज़ टू डिजिट, जो 10 का जो पावर रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो कितने डिजिट से शिफ्ट किया? 1 2 3 डिजिट से शिफ्ट किया आपने। अब ये जो है इस फॉर्मेट में आ गया, a इंटू 10 रेज़ टू n के फॉर्मेट में आ गया, a इंटू 10 रेज़ टू n के फॉर्मेट में आ गया। a की वैल्यू 5 के अंदर 0.5 से बड़ी,
तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको बोलेंगे, n को, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻³ हुआ, ये हुआ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10⁻³ बोलिए, तो ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग जस्ट ऑर्डर को बोल देते हैं और जस्ट 3 बोल देते हैं, जो भी पावर रहता 10 का उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, या तो 10⁻³ बोलिए या 3 बोलिए, एनीवे। ओके, एक एग्जांपल और, सेकंड एग्जांपल है, सपोज ये पहला एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज मैंने ले लिया 711 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब डेसिमल कहां पर है, डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, तो आखिर में है। इसको a इंटू 10⁻n के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। चलिए एक डिजिट से आगे बढ़ाए तो वो 71.1 हो जाएगा, चलेगा क्या, इसमें नहीं बैठ रहा वो। आगे और 2 डिजिट से बढ़ाया 7.11 हो जाएगा, फिर भी इसमें नहीं बैठ रहा। 7.11 मतलब वो 5 से बड़ा हो गया, नहीं चलेगा, मतलब उसको और एक डिजिट से आगे बढ़ाना पड़ना, 3 डिजिट से आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 3 डिजिट से आगे बढ़ाएंगे तो ये नंबर आ जाएगा 0.711। अब वो कौन से उसमें बैठ गया, इसमें बैठ गया, 0.5 से बड़ा हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया, वो इस वैल्यू में फिक्स बैठ गया। वो या तो इधर फिक्स बैठना या इधर फिक्स बैठना, तो वो अभी इसमें बैठ गया है, इस कैटेगरी में बैठ गया। इनटू 10⁻², देखो 711 था, आपने 0.711 कर दिया, बहुत ही छोटी वैल्यू कर दिए, तो 10 का पावर यहां पॉजिटिव आएगा। कितने डिजिट से आपने शिफ्ट किया, 3 डिजिट से, तो इस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, फिर ऑर्डर इज इक्वल टू 10⁻³ और जस्ट 3, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको। अब कंफ्यूजन इस बारे में होता है कि कब 10 का पावर पॉजिटिव ले और कब नेगेटिव ले। एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, एग्जाम्पल थर्ड। सपोज आपको नंबर दिया गया 0.000105103। अब इसमें हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लाना है, तो आप देखेंगे कि डेसिमल अब आपका इधर ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो 10 का पावर पॉजिटिव आ रहा, ये याद रखो, राइट से लेफ्ट की तरफ 10 का पावर पॉजिटिव। अब यहां देखिए, अब यहां तो डायरेक्शन बदल गया इसका। अब डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है, कितने डिजिट से, यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा, यहां पर चल जाएगा, यानी कि उसको यहां पर लेकर आना पड़ेगा 1 के बाद। तो आप इसको लिखेंगे 1.05103 इंटू 10⁻²। अब ये देखिए डायरेक्शन अपोजिट था, इधर अपना डायरेक्शन इधर जा रहा था, राइट से लेफ्ट, अब ये लेफ्ट से राइट जा रहा, तो 10 का पावर यहां नेगेटिव रहेगा। कितने डिजिट से हमने शिफ्ट किया उसको, 1 2 3 4 डिजिट से, लेकिन -4। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ फिर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, या तो आप 10⁻⁴ बोलो या -4 बोलो, एनीवे। इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल 4। सपोज आपको कहा गया कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो डायरेक्ट 10⁻ पावर है, 10⁻ पावर है, तो ये 10⁻6 ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन ये a इंटू 10⁻n के फॉर्मेट में नहीं है, ये a की वैल्यू इसमें नहीं बैठ रही है, ये a की वैल्यू 5 से कम होना, तो ये 6 है, तो आपको इस फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा उसको। तो यानी कि यहां पर भी डेसिमल को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कहां शिफ्ट करेंगे आप, इस तरफ, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसको कर देंगे 0.64 इंटू कितने डिजिट से शिफ्ट करें आपने, राइट से लेफ्ट 1 डिजिट से, तो 10 का पावर क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी 10⁻1
इंटू 10⁶, ये तो रहेगा ही। अब ये दोनों मिलके 10⁻7 हो जाएंगे, तो 0.64 इंटू 10⁻7, 10⁻7, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 10⁻7 और 7। एनीवे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वैल्यू दे सकते हैं या ये वैल्यू दे सकते हैं, तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा, तो ये 10⁻1 डेसिमल के शिफ्ट करने की वजह से आया, ये 10⁻1 डेसिमल के शिफ्ट करने की वजह से आया। डेसिमल को हमने यहाँ शिफ्ट किया, वो 10⁻1 आया, और ये 10⁻6 पहले से दिया गया था, इसलिए 1 और 6 7 हो गए, और हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह से 11th स्टैंडर्ड का ये हमारा पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहाँ पर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे, और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।